सभी लोगों को प्रणाम। अभी तक हमने जो ज्योतिष का इंट्रोडक्शन वीडियो था उसको समझा और उसमें मैंने बताया कि ज्योतिष में किन चीज़ों का महत्व है, उसे मैं दोहराता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने इसे दोहराया था। सबसे पहले था भाव, राशि और ग्रह। अभी हमने भाव को साधारणता समझा कि भाव के कौन कौन से भाव का क्या नाम होता है। उसी तरह राशि को भी समझा, राशि के नाम समझे, उनके कुछ गुण स्वरूप को भी समझा। आज इस पाठ में हम ग्रह के बारे में समझेंगे, ग्रह कौन कौन से हैं और उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरुआत करते हैं और समझते हैं। और किसी को भी कुंडली संबंधी कोई परेशानी है तो वो समझ सकते हैं, और इवन पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ाई रिलेटेड कुछ ज्ञान ज्योतिष संबंधी लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे या ईमेल आईडी पे या नीचे कमेंट देके आप समय ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रह कितने हैं? तो हमने नवग्रह का नाम बहुतों बार सुना होगा, तो ये यहीं से आया है। नवग्रह बोलते हैं, नवग्रह स्तोत्र भी है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, तो 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से कि 7 ग्रह का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। 2 ग्रह जो हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उन्हें हम राहु और केतु कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले सभी ग्रहों का नाम समझते हैं। सूर्य पहला ग्रह, दूसरा चंद्र, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु, छठा शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु, नौवां केतु। अब जो इसमें यदि बोल ले तो सूर्य जो है वो जो ग्रह में यदि बोल ले तो हम सबसे महत्वपूर्ण बोला जाता है, चंद्रमा उसके बाद महत्वपूर्ण है। ये दोनों सारे और सारे ग्रह भी महत्वपूर्ण उतने ही है, लेकिन इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है ज्योतिष में। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह में यदि है तो इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सूर्य जो है राजा होते हैं, जो पूरे जितने भी ग्रह हैं उनमें उन्हें राजा माना जाता है। चंद्र जो है उन्हें रानी का संज्ञा दिया गया है, ठीक है। इसी तरह यदि मंगल जो है तो वो सेनापति हैं, ठीक है। बुध जो युवराज हैं, गुरु जो हैं वो वहाँ के गुरु हैं, ठीक है। इसी तरह सारे ग्रहों को हमने समझा और सभी कहीं ना कहीं से आए। राहु केतु जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के कारण जो चक्र लगा रहा है, ये हम भूकेंद्रिक पद्धति से पढ़ रहे हैं, यानी हम पृथ्वी को स्टेशनरी मान करके वहाँ से रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यहीं से निकला है। और आप समझ सकते हैं कि ये वेदों से निकल के आया, यानी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत इसके सामने तो एक रीसेंट इवेंट है। और इसको आप समझिए कि कैसे इसको कितने वर्षों या कितने कालों पहले इसका सृजन हुआ था, ठीक है। तो आप अब समझेंगे कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का वही एक राहु होता है, एक केतु होता है। उसके पीछे और भी कहानी है, उसे भी किसी पाठ में समझाऊंगा और बताऊंगा सभी ग्रहों के बारे में जब आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब सामान्यतः एक गुण स्वरूप यहाँ पे हम बात करते हैं, वो है नैसर्गिक शुभ अशुभ जो होता है उसको हम समझते हैं। नैसर्गिक यानी नेचुरली, तो जो शुभ ग्रह हैं वो 2 हैं हमारे पास, वो होते हैं शुक्र और गुरु, जो कि अनकंडीशनल कहता है ना, विदाउट एनी कंडीशन वो हमेशा से सर्वदा शुभ रहेंगे नैसर्गिक तौर पे। तात्कालिक एक अलग प्रभाव होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह हैं वो होते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ठीक है। उसी तरह शुभाशुभ यानी शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, वो कौन से 2 हैं? चंद्रमा और बुध। दोनों यदि बोले तो एक पिता है एक पुत्र है, चंद्रमा पिता है, बुध उनके पुत्र हैं। दोनों में संबंध भी आगे समझेंगे हम, क्या संबंध होता है, कैसा संबंध है दोनों का आपस में। लेकिन अभी हम ये समझ लें कि दोनों कंडीशनल शुभ या अशुभ होते हैं। अब कैसे होता है तो वो समझ लिया। यदि पक्ष बली चंद्रमा है तो वो शुभ कहलाएगा, यदि पक्षहीन चंद्रमा जिसे हम अमावस्या के पास का चंद्रमा है उसे हम अशुभ मानेंगे। और बुध यदि अशुभ ग्रहों के साथ है तो वो अशुभ हो जाएगा, यदि वो शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ हो जाएगा, और नेचुरली भी यदि वो अकेला भी है तो शुभ माना जाएगा। तो इस तरह शुभाशुभ जो है हम सारे ग्रहों का समझ लिए।
और आगे बहुत सारे चीज़ों को भी समझेंगे, बहुत सारे गुणस्वरूप और उनकी विशेषताओं को समझेंगे। आज इस पाठ को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को भी कुंडली विश्लेषण कराना है या ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी या फिर शिक्षा लेनी हो, ज्ञान लेना हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।